everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज लाइट एनर्जी. तो इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे लॉज के बारे में और बहुत सारी चीजें जानेंगे अबाउट लाइट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. लाइट, तो लाइट हम ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. तो लाइट क्या है? लाइट बेसिकली एक एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जो हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है. तो मतलब लाइट को हम डायरेक्टली तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है और फिर यहाँ से वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है, तो तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. क्या आप मुझे अभी देख पा रहे हो? तो क्या हो रहा है, एक लाइट है जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, आपकी स्क्रीन से रिफ्लेक्ट हो रही है और आपकी आंखों में जा रही है, तो इसलिए आप मुझे देख पा रहे हो. इज दैट करेक्ट? ओके. तो अब मैंने एक ही शार्पनर लिया है, ठीक है. आप देख पा रहे हो, मैं भी देख पा रही हूँ. कैसे देख पा रही हूँ? क्योंकि एक लाइट है जिसको हम देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब वो लाइट आके, जब वो एनर्जी आके इस शार्पनर के ऊपर गिर रही है और वापस से मेरी आंखों में एंटर हो रही है, तब मैं इसको देख पा रही हूं. तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन लाइट एनर्जी फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट इस लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक करता है और हमारी आंखों में वो लाइट जाती है, तब हम उसे देख पाते हैं. अब मान लो कि आप बैठे हो, ठीक है, सामने दीवार है, दीवार के पीछे कुछ रखा है, ठीक है, या दीवार के पीछे कोई छुपा है. क्या आप उसको देख पाओगे? नहीं देख पाओगे. कैसे देख पाओगे? उस ऑब्जेक्ट पे लाइट तो गिर रही है, लेकिन वो लाइट गिर के आपकी आंखों में एंटर नहीं हो रही है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे. इज दैट क्लियर? ठीक है, यही पढ़ा है हमने लाइट के बारे में. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने लाइट के बारे में पढ़ी है, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. क्या मतलब हुआ? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मतलब कि कोई भी लाइट मतलब कि लाइट रेज जो होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, बिल्कुल ऐसे ट्रैवल करती है, ठीक है. तो जैसे लाइट रेज आई, वो यहाँ पर स्ट्राइक की, यहाँ से ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हुई, वापस से स्ट्राइक बैक हुई और अब ये फिर से स्ट्रेट लाइन में मूव होना शुरू हो गई. तो बेसिकली अगर मान लो सन की हम बात करें, तो सन से लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है. तो आपको कई बार ऐसे ना बादलों के पीछे से ऐसे लाइट आती हुई दिखाई देती है ना. क्यों दिखाई देती है? क्योंकि ये जो लाइट है ना, ये सन से निकल रही है, रेज आ रही है, एनर्जी आ रही है और ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रैवल कर रही हैं. अब कहीं ना कहीं से घूम फिर के ये आपकी आईज में एंटर कर पा रही हैं, तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा लाइट है और वो वहां से ऐसे रेज आ रही हैं, या फिर ये क्लाउड्स हैं जिन पे लाइट गिर रही है और आप इन क्लाउड्स को देख पा रहे हो, ठीक है. सो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. मतलब अगर कहीं पर आके स्ट्राइक भी हुई, तो स्ट्राइक होने के बाद जब वो वापस जाएंगी तब भी वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएंगी. इज दैट करेक्ट? ओके. चलो, नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और बहुत सारी चीजें डिस्कस की, बट दिस इज द टाइम टू टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप मिरर के सामने खड़े होते हो, आप खुद को देख पाते हो. आप बोलोगे हाँ जी मैम, रोज खड़े होते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, घर से वापस आते हैं, मुंह धोते हैं, क्रीम लगाते हैं, है ना. You do all those things, right? Dressing up in front of the mirror, applying say cream in front of the mirror. तो आप खुद को देख पा रहे हो. तो देख कैसे पा रहे हो? कि जब लाइट आपके ऊपर फॉल हो रही है, वो मिरर में जा रही है, एक आपकी इमेज बन रही है और वो जो मिरर से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके जब आपकी आंखों में आ रही है, तब आप खुद को देख पा रहे हो. सो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, तो रिकॉल करो, हमने 3 टर्म्स पढ़ी थी इन क्लास 6. चलो मैं बताती हूँ कौन कौन सी पढ़ी थी. तो हमने पढ़े थे 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. सो वन वाज ट्रांसपेरेंट, देन नेक्स्ट वाज ट्रांसल्यूसेंट एंड द लास्ट वन वाज opaque.
पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना? ओके। तो कोई भी, कई बार कैसा होता है कि आप कहीं मॉल में गए हो और वहां पर ना ग्लास है, भाई उस ग्लास को इतना चमका के रखा है ना कि उससे लाइट जो है ना वो आर पार हो जा रही है, आपको मिरर दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, जिनसे लाइट पूरी तरह क्रॉस हो जाती है। दूसरे आते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो आपने फोल्डर देखा होगा, कुछ फोल्डर्स आते हैं जिनमें हम पेपर्स डालते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं बट थोड़ा बहुत दिखाई देता है कि अंदर कौन सा पेपर रखा होगा, या थोड़ा बहुत आप उसके अंदर जो रखे हुए पेपर्स हैं उनको देख पाते हो। सो दोज ऑब्जेक्ट्स आर द ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स विच अलाउज लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। एंड नाउ कम्स द ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि ये है। अब इसके पीछे जो भी है मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि जब लाइट यहाँ पर एंटर हो रही है तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है और मेरी आइज तक नहीं पहुंच रही है। So the reflection of light happens generally through the opaque objects, ठीक है। और जब इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट गिरती है और कहीं पर भी लाइट जाके ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो वहां पर बनती है, क्या पढ़ा है हमने क्लास 6 में, क्या बनती हैं? वहां पर बनती है शैडोज। बनती है कि नहीं? पीछे सन है, आप सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते जा रहे हो तो आप क्या देखोगे? आपकी जो शैडो है वो आपके आगे आगे चल रही है। क्यों? क्योंकि पीछे से लाइट आ रही है, वो लाइट आपकी बॉडी को तो क्रॉस नहीं कर सकती, और क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर पा रही है तो उस एरिया में जहां पर लाइट क्रॉस नहीं हो रही है और रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, वहां पर क्या बन रही है? शैडो। वेरी गुड। तो शैडोज का तो यही लाइट वाला ही कॉन्सेप्ट है, राइट? सो वी हैव स्टडीड ऑल दिस इन क्लास 6, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस क्लास में हम रिफ्लेक्शन पे ध्यान देंगे। सो रिफ्लेक्शन इज बेसिकली रिटर्निंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। कि मान लो हवा में लाइट आई, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक हुई और हवा में ही वापस चली गई। सो दैट इज रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। तो मीडियम क्या हो सकते हैं? देखो मीडियम क्या क्या होते हैं। एयर एक मीडियम है, ठीक है, वाटर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है। तो ये अलग अलग मीडियम है जिसमें लाइट जो है वो ट्रैवल करती है और वहां पर रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। सो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इज दैट करेक्ट? ओके। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, दैट इज शैडोज। तो शैडोज में क्या होता है? ये विजुअल्स आपने यूजुअली टीवी शोज में, मूवीज में देखे होंगे, जहां पर कोई सस्पेंस क्रिएट करना होता है और आपको ये नहीं रिवील करना होता है कि वो इंसान कौन है। तो कुछ ऐसे ही विजुअल्स हम देखते हैं। तो एक इंसान को अंधेरे में खड़ा कर देंगे, पीछे से लाइट फ्लैश करेंगे, अब वो इंसान दिखेगा कि कोई खड़ा है लेकिन उसके फीचर्स, फेस कुछ भी नहीं दिखाई देगा और सामने की तरफ आएगी या पीछे की तरफ उसकी शैडो हमें दिखाई देगी। सो दिस इज हाउ दिस लाइट का कॉन्सेप्ट, लाइट लाइक मेक्स द शैडोज। तो पीछे से लाइट आ रही है, वो इस इंसान को, क्योंकि बिकॉज दिस पर्सन इज स्टैंडिंग इन लाइक कंप्लीट डार्क, तो जब लाइट यहाँ पर गिरेगी तो क्योंकि ये इंसान यहाँ पर खड़ा है, इससे तो लाइट पास हो नहीं पाएगी, तो दूसरी तरफ क्या होगा? उसी सेम उसी शेप की क्या बन जाएगी? उसकी शैडो बन जाएगी, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आता है प्लेन मिरर्स का। प्लेन मिरर आप सबने देखे हैं, घरों में सबके प्लेन मिरर्स होते हैं जिसमें हम रोज तैयार होते हैं। तो क्या आपको पता है वो कैसे होते हैं? सबको पता है कैसे होते हैं, तो चलो एक बार देखते हैं कि होते कैसे हैं। तो देखो, उनका एक सरफेस होता है, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, एक थिन ग्लास है, ठीक है, थिन ग्लास शीट मान लो वो है, उसको पीछे से सिल्वरिंग की गई है, ठीक है। एक पॉलिश्ड सरफेस है जिसे सिल्वर कलर से पॉलिश किया गया है, जिसपे एक सिल्वर कोटिंग लगाई गई है और उस कोटिंग के ऊपर कुछ ओपेक मटेरियल लगा दिया गया है। तो बेसिकली जब लाइट इस सरफेस पे आके गिरेगी, अब क्योंकि यहाँ पर ओपेक सरफेस है तो ये लाइट जो है ये आगे की तरफ क्रॉस तो होगी नहीं, ये लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और जब ये हमारी आंखों में गिरेगी तो हम खुद को क्या कर पाएंगे? उस मिरर में देख पाएंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर्स दैट वी यूज डेली एट आवर होम्स एंड इवन बहुत सारी जगहों पे हम इन्हीं मिरर्स को यूज करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या है? हमारे पास दो सरफेसेस हैं। वन इज द सिल्वर्ड सरफेस,
ठीक है। सो इट इज द सिल्वर्ड सरफेस एंड सेकंड इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसपे हमने सिल्वर कोटिंग कर रखी है और उसके ऑपोजिट साइड का जो सरफेस है दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पर हम रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ओके तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब एक ऐसी रे जो कि मतलब एक लाइट रे आ रही है जो कि स्ट्राइक हो रही है किसी सरफेस से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे सिल्वर पेंट करा दिया पीछे से। अब एक रे ऑफ लाइट है जो आ रही है और इस सरफेस पे आकर क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट रे। इज दैट क्लियर? ओके द नेक्स्ट वन इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब कौन सा है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? तो मतलब इंसिडेंस का पॉइंट कौन सा हुआ, वो पॉइंट जहां पर ये रे ऑफ लाइट आके इस सरफेस के साथ स्ट्राइक होगी। सो द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन दिस सरफेस, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? ओके इंसिडेंस। ओके नेक्स्ट टर्म इज द ओके सो इट इज द रिफ्लेक्टेड रे। अब फिर से एक सरफेस बना लेते हैं। तो हम दो चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं? सो द रे विच कम्स एंड स्ट्राइक्स अ सरफेस इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पे वो आके स्ट्राइक कर रही है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इज दैट क्लियर? अब यहां से ये रे ऑफ लाइट जब बाउंस बैक होती है या रिटर्न होती है, आपने एक बॉल देखी है, जब आप बॉल को ऐसे सरफेस पे फेंकते हो तो वो वापस आ जाती है ना ऊपर, बस वैसे ही रेज ऑफ लाइट जो है वो बिहेव करती हैं। तो जैसे ही वो एक पॉइंट पे, एक सरफेस पे आके वो स्ट्राइक होती हैं, वैसे ही यहाँ से इसी पॉइंट से वो आगे की तरफ चल पड़ती हैं, रिटर्न बैक हो जाती हैं, ठीक है। सो द रे ऑफ लाइट विच इज रिटर्न्ड बैक इनटू द सेम मीडियम, मतलब एयर से आई थी, ग्लास के सरफेस पे लगी और वहां से वापस से एयर में चली गई, ग्लास के अंदर एंटर नहीं हुई, राइट। सो दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। इज दैट क्लियर? ओके सो दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे। ओके सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट इज द नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। तो आप नॉर्मल रे या फिर परपेंडिकुलर भी कई बार हम बुला देते हैं, और 90 डिग्री, ये जो तीनों टर्म्स है ना ये एक साथ आएंगी, एक साथ समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब देखो ये आई एक रे ऑफ लाइट, ये आई, ये यहां से बाउंस होके रिफ्लेक्टेड रे चली गई। इन दोनों के बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे यूजुअली हम डॉटेड में ही शो करते हैं, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो अगर आप देखोगे परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, तो मतलब ये सरफेस है मान लो, और एक हमने एक ऐसी रे ऑफ लाइट ड्रॉ की है जो यहाँ पर 90 डिग्री बना रही है इस सरफेस के साथ। सो दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मल और द नॉर्मल रे। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है दैट इज द नॉर्मल, ठीक है। बहुत सिंपल छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम फर्दर पढ़ेंगे तो हमें तभी समझ आएगा कि हमें कौन सी रेज को क्या बुलाना है, और तभी हम उनको अच्छे से हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके राइट। अब फिर से हम क्या करेंगे, हम वही अपना एक सिल्वर्ड सरफेस बना लेते हैं। यहाँ से आई एक इंसिडेंट रे, यहाँ को चली गई एक रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पर हमने बीच में क्या बनाया था, नॉर्मल, ठीक है। और ये जो पॉइंट था दिस वाज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? ओके तो अब यहां पर अगर आप देखो ना तो हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होते हैं ये?
अब वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसे हम क्या बुलाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Is that clear? So the angle between incident ray and the normal is the angle of incidence, and the angle between the reflected ray and the normal is the angle of reflection. Simple. Okay. तो ये तो हमारी होगी जनरल टर्म्स अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि अब हम लॉज पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले हमें ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टर्म्स बहुत ज़रूरी थी। तो देखते हैं सबसे पहला हमारा लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का। सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने क्या किया था, हमने एक सरफेस बनाया, ठीक है, यहाँ पर एक लाइट आई, वो बाउंस बैक होके दूसरी तरफ चली गई, और इन उस पॉइंट पे जहाँ पर वो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक हुई थी हमारे सरफेस से, वहाँ पर हमने नॉर्मल बना दिया। तो हमारा पहला लॉ ये बोलता है कि ये जो एंगल है बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे आर ऑलवेज इक्वल। तो इसका मतलब है, तो मैं यहाँ पर लिखूँ तो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, एंड दिस इज आर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी देखो, ये हमारा एक प्लेन मिरर था, ठीक है, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे आई और ये हमने नॉर्मल बनाया था, और ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मतलब स्ट्राइक करके ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो दूसरी तरफ को चली गई। ठीक है, अगर जब भी हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम हमेशा यही देखेंगे कि ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, एंड दिस मेक्स आवर फर्स्ट लॉ। ठीक है, दूसरा लॉ बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो अगर हम देखें तो ये एक प्लेन है, ठीक है, और प्लेन क्या है, जैसे ये एक पेपर है, ठीक है, ये एक शीट ऑफ, ये एक प्लेन है, एंगल ऑफ मतलब सॉरी इंसिडेंट रे आई, ठीक है, और दूसरी तरफ अगर इसको और अच्छे से हम समझना चाहें तो मैं अपनी पेंसिल्स का यूज करके आपको समझाती हूँ। ठीक है, ओके, ऑलराइट, सो लेट्स गो विद दीज। ठीक है, अब देखो एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, वो यहाँ पर स्ट्राइक की इस सरफेस पे, ये एक ओपेक सरफेस था, ठीक है, सो दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई और ये चली गई दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब ये स्ट्राइक किया सरफेस पे और अब ये दूसरी डायरेक्शन में चली गई इस सरफेस पे स्ट्राइक होके। ये मुझे ऐसे इस सरफेस को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ रहा है बिकॉज आई एम नॉट एबल टू होल्ड देम इजीली, राइट। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में जो एक लाइन हमने ड्रॉ की है, इमेजिनरी लाइन, दैट इज द नॉर्मल। ठीक है, तो ये तीनों ही रेज जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। सो दिस इज आवर सेकंड लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल ऑफ देम दे लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। Now let us take up one simple question before we move ahead. So the question is, the following diagram shows the incident ray AO. ये एक incident ray है, ठीक है, ये arrow भी बता रहा है कि ये यहाँ से आ रही है और इस surface पे आके strike हो रही है। ठीक है, ये एक normal बना रही है, that is ON with this plane mirror. Okay, now find the angle of incident and the angle of reflection. Angle of incidence होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो हमें एक चीज पता है कि ये वाला एंगल कितना होगा, दिस विल बी 90 डिग्री। अब ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आई है और ये रे ऑफ लाइट अब दूसरी तरफ को चली जाएगी, एंड दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस एंगल विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस एंगल विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ठीक है, लेकिन जो हमें एंगल मार्क किया है वो ये वाला एंगल है। एंड दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस दैट इज बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, जो टीचर्स आपसे बहुत ज्यादा पूछते हैं। और बहुत बच्चे यहाँ पर पता है क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, तो वो इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देंगे, इसको बोलेंगे ये 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 हो गया। बट नहीं, जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशंस पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है दैट इज दिस, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉट दिस, ठीक है। दूसरा, वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और इस नॉर्मल के बीच में बनता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें ना एक एंगल दिया है ना दूसरा दिया है, तो भैया अब हम निकालें कैसे। तो देखो, हमें पता है कि ये जो एंगल है हमेशा नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस, एंड परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कि दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज x, ठीक है। तो अब देखो, द टोटल एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री इज इक्वल टू दिस x, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस द 30 डिग्री, राइट। तो इससे क्या हमारा x आ गया, बहुत इजीली आ गया, ठीक है। तो इट इज 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो x विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 60 है, तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 60, बिकॉज as per our first law of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection, and now since angle of incidence we have calculated 60, so both of them are going to be 60। सिंपल था ना, बस एक हल्का सा ट्विस्ट था जिससे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसी माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं या फिर आप नहीं करते हैं और आपको और प्रैक्टिस चाहिए कुछ और क्वेश्चंस की, सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, एंड वी हैव वन मोर ऑप्शन नाउ, यू कैन पोस्ट योर डाउट्स ऑन ask question section and go for the personalized one-on-one classes with Learner Hub Swayam, ठीक है। go book your class and we will sit face to face and discuss the questions, ठीक है, discuss the concepts, chapter and the questions। all right, so let's move ahead, so let us now move ahead and discuss about the formation of image by a plane mirror। तो जब भी आप खुद को एक शीशे में देखते हो तो आपकी इमेज एक्चुअल में बन कैसे रही है। तो जब भी हमारे ऊपर कोई लाइट, मतलब जब भी लाइट गिर रही है हमारे ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि एक रे है या दो रे है, तीन रे है, देयर आर मेनी रेज दैट आर फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड दे आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक, और फिर वो वापस से हमारी आईज में आ रही हैं और फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमें इमेज फॉर्मेशन को समझना है तो हम यहाँ पर बहुत सारी रेज तो नहीं ले सकते, लेकिन इस प्रोसेस में हमें मिनिमम 2 रेज चाहिए, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट रे, मान लो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा प्लेन मिरर MM1, ठीक है। अब ये है एक ऑब्जेक्ट O जो हमने मिरर के सामने रखा है, ओके। अब जब ये ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी और वो जाके मिरर पे लगी, तो मान लो पहली जो रे ऑफ लाइट निकली दैट इज OA, और वो यहाँ पर द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज दिस A, ठीक है, यहाँ पर आके गिरी। दूसरी रे ऑफ लाइट निकली और वो जाके पॉइंट B पे गिरी, ठीक है। सो दीज आर द 2 रेज ऑफ लाइट वी आर कंसिडरिंग, OA एंड OB। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पर एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू पॉइंट A एंड परपेंडिकुलर टू पॉइंट B। तो ये वाला जो एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस 2, ठीक है। दोनों ही राइट रेज क्या हैं, इंसिडेंट हो रही हैं और वो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही हैं। अब यहाँ पर OA से इस सरफेस से ये जो लाइट है ना, ये क्या होगी, स्ट्राइक बैक होगी, बाउंस बैक होगी, और ये चली जाएगी दूसरी डायरेक्शन में, दैट इज द AC, जिसे हमने प्रोड्यूस करके AC नाम दे दिया है। वहीं पर OB जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी और वो रे है हमारी BD। इज दैट करेक्ट? अब अगर आप इन दोनों रेज को देखो ना, तो ये ऐसे जा रही है, ठीक है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी? नहीं करेंगी।
और वो रेज ऑफ लाइट जो एक पॉइंट पे जाके मीट नहीं करती हैं, तो क्या वो हमें इमेज दे पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगी। तो क्वेश्चन ये है कि अगर प्लेन मिरर में ऐसा होता है कि रेज ऑफ लाइट्स ऐसे डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है, तो हम देख कैसे पा रहे हैं? तो होता कुछ ऐसा है कि रे ऑफ लाइट जो है वो मिरर के अंदर तो नहीं जा रही है, बट वो मिरर के सरफेस पे जाके स्ट्राइक बैक हो रही है। और अब क्या प्रोड्यूस हो रहा है? अब हम यहाँ से इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट है ओ, इसकी इमेज आई हमें मिरर के पीछे दिखाई दे रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये एक रियल इमेज है? क्या सच में ये बन रही है? नहीं बन रही है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट तो मिल ही नहीं रही हैं। ये जो रेज ऑफ लाइट है ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और इनको हमने पीछे डॉटेड लाइन से बैकवर्ड ड्रॉ किया है, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, दोनों को ही ऐसे ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है। एंड नाउ सच इमेजेस वेयर the image is not actually formed, they are called as the virtual images। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जो इमेज बन रही है वो कौन सी है? वर्चुअल इमेज, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ है जो हमें समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि मान लो ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और एक रे ऑफ लाइट आती है जो यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट होती है। कैसे इंसिडेंट हो रही है? जैसे हम नॉर्मल बना रहे हैं, तो मतलब कि ये 90 डिग्री के एंगल पे आके इंसिडेंट हो जाती है हमारे सरफेस पे, ठीक है। तो ऐसी रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी? तो ऐसी रे ऑफ लाइट सेम उसी डायरेक्शन में, उसी पाथ से वापस बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला था कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनते हुए देखना है तो हमें मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए। अब हो सकता है कि वो रेज ऑफ लाइट जो है वो एक्चुअली कहीं पर जाके मीट करे, हो सकता है कि वो एक्चुअली तो मीट नहीं करे, लेकिन हम उनको वापस से बैकवर्ड ड्रॉ करें और किसी एक पॉइंट पे हम उनको मिलाएं, ठीक है। तो उस केस में वो जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी। तो इस केस में आप ये भी कर सकते थे कि आपने एक ओ ए रे ऑफ लाइट ले ली और दूसरी जो रे ऑफ लाइट थी वो आपने ओ एम ले ली, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो भी ये सीधी ही चली जाती। यहाँ से इसको आप बैकवर्ड ड्रॉ करते ये सीधी चली जाती, और ये वाली को भी आप बैकवर्ड ड्रॉ करते तो वो आके सेम इसी पॉइंट पे मिलती। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर समझने के लिए, क्या है? मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आगे जाओ पीछे आओ, आगे जाओ पीछे आओ, तो क्या होगा? आपकी इमेज भी वैसे ही आगे जाएगी पीछे आएगी। तो इसका मतलब है कि जो भी इमेजेस हमारा प्लेन मिरर बनाता है वो सेम डिस्टेंस पे बनाता है। मतलब कि अगर आप मिरर, ये आपका एक मिरर है, आप इस मिरर के यहाँ पर मान लो 2 मीटर डिस्टेंस पे खड़े हो, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे 2 मीटर डिस्टेंस पर ही बनेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और मिरर का डिस्टेंस इमेज से, ये दोनों ही डिस्टेंसेस सेम होंगे, ठीक है। ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अगर आप याद रखोगे ना, तो जब न्यूमेरिकल्स करोगे आगे जाके क्लासेस में, ठीक है, बड़ी क्लासेस में, इस क्लास में शायद आपसे ना पूछे इतने, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपको फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इमेज समझ आया है, मिनिमम 2 रेज चाहिए। वो दोनों रेज अगर मीट नहीं कर रही हैं और एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो उनको बैकवर्ड ट्रेस करो और एक पॉइंट पे मिलाओ। वो जो इमेज होगी जहाँ पर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली नहीं मीट कर रही हैं, उस इमेज को हम बुलाएंगे वर्चुअल इमेज। इज दैट करेक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात की, तो अब हम बात करते हैं उस इमेज की, ऑब्जेक्ट की जो फाइनाइट साइज की है, ठीक है। ओके, तो मान लो एक पेंसिल पकड़ो, ऐसे एक पेन पकड़ लो या पेंसिल पकड़ लो, ठीक है। अब अगर आप इस पेंसिल को, एक प्लेन मिरर ले लिया हमने एम डैश, ठीक है। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से 2-2 रेज लेकर जाओ और उनको आगे इंसिडेंट करो ऑन द सरफेस ऑफ दिस मिरर, 2 यहाँ से और 2 इस पॉइंट बी से, ठीक है। तो क्या होगा? ये वापस से रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और हमें दिखेगा कि ये एक दूसरे से ऐसे दूर दूर ही जाती जा रही हैं, ऐसा ही होगा। तो अब यहाँ पर इमेज कैसे बनेगी? अगेन वैसे ही बनेगी, हम बैकवर्ड ट्रेस करेंगे इन रेज को, इमेजिनरी लाइंस, और हमें मिरर में इसी पेंसिल की एक रिफ्लेक्शन दिखाई देगी, ठीक है। तो इससे ना एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो भी इमेजेस प्लेन मिरर बना रहा है वो कैसी इमेजेस हैं? वर्चुअल
इमेजेस। कैसी इमेजेस हैं? वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। और दूसरा, अब अगर आप यहाँ पर इस पेंसिल के साइज को मेजर करो और यहाँ पर इस पेंसिल के साइज को मेजर करो तो आप क्या देखोगे कि दोनों का साइज जो है ना वो सेम है। तो अगर आप मिरर में 5 फीट, अगर आप 5 फीट के हो तो आप मिरर में भी 5 फीट के ही दिखाई दोगे। इसका मतलब प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होगा कि आप 3 फीट के हो जाओगे या आप 6 फीट के हो जाओगे। जितनी आपकी हाइट है उतनी ही रहेगी, जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के पीछे आपको अपनी इमेज दिखाई देगी। और क्योंकि प्लेन मिरर में कभी भी लाइट जो है वो अंदर तो एंटर हो नहीं रही है, सरफेस पे आके ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, तो इस केस में जो इमेज बन रही है, ठीक है, वो तब बन रही है जब हम रेज को बैकवर्ड ट्रेस कर रहे हैं। तो जब हम बैकवर्ड ट्रेस कर रहे हैं, जब रेज एक्चुअल में मीट ही नहीं कर रही हैं, तो ऐसी इमेजेस जो बनती हैं उन्हें हम वर्चुअल इमेजेस बुलाते हैं, ठीक है। यहीं से आ जाते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स of the formation of image by the plane mirror। तो पहला क्या है? If an object is in front of the plane mirror, the image is formed behind the mirror। ठीक है, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो जो आप अपनी इमेज देख पा रहे हो ना वो मिरर के पीछे है, तो ऐसी इमेजेस कहलाती हैं वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। अब खुद को फिर से मिरर के सामने खड़ा करो। ओके, तो अब सोचो जब आप मिरर के सामने खड़े हो गए ना, मिरर के सामने खड़े हो, क्या ऐसा है कि आपके पाँव ऊपर और आपका सिर नीचे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, आप जैसे हो वैसे ही दिखाई दे रहे हो, आपका सिर ऊपर ही है, पाँव जमीन पे ही है, राइट। सच इमेजेस आर कॉल्ड एज इरेक्ट इमेजेस। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप 5 फीट के हो तो आप मिरर में भी 5 फीट के ही आओगे, 6 या 3 के नहीं हो जाओगे। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो मतलब अगर आप 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो फ्रॉम द मिरर तो आपकी जो इमेज है वो 2 मीटर पीछे बनेगी फ्रॉम द मिरर। ठीक है, इज दैट करेक्ट? बात समझ आ गई? ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस दैट आर फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो आई होप जो प्लेन मिरर की इमेजेस हैं वो आपको समझ आ गई हैं। तो अब हम आते हैं उन्हीं इमेजेस पर जिनकी अभी तक हम बात कर रहे थे। तो हम क्या बात कर रहे थे? वर्चुअल इमेजेस, मतलब ऐसी इमेजेस जहां पर रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, बट जब रेज रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, सॉरी इसको इधर को बनाती हूँ, ठीक है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, तो जब यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आई, ये एक और ले ली मैंने, ये भी ले ली। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो रेज ऑफ लाइट है ये एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं, तो मिलने का फ्यूचर में चांस है नहीं। तो हमने क्या किया? हमने इनको रीट्रेस किया बैक, और जब रीट्रेस करते जाएंगे इसका पाथ तो ये एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी। तो ऐसी इमेजेस जो स्क्रीन पे आ सकती हैं, मतलब आपने एक स्क्रीन रखी, आपने एक ऑब्जेक्ट रखा सामने, ठीक है, और इसकी इमेज जो है वो इसकी स्क्रीन पे आ गई। सो दोज इमेजेस आर द रियल इमेजेस, बट व्हेन द इमेज is not obtained on the screen, it is called as the virtual image. Is that correct? Okay. Now the real images, वो rays of light जो actually meet करती हैं, जैसे अब यहाँ पर क्या हो रहा है, actually तो ये दूर जा रही है, meet तो कर नहीं रही, लेकिन वो images जो जहाँ पर रे, reflected ray actually meet करती है, वो real images होती हैं। और जहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे है, दे अपीयर टू डाइवर्ज, वो इस पॉइंट से दूर जाती हुई दिखाई देती हैं, वैसी इमेजेस को हम बुलाते हैं वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज, यहाँ पर रियल जो इमेजेस होती हैं ना, अगर आपने कैंडल ऐसे रखी है तो स्क्रीन पर आपको कैंडल ऐसे दिखाई देगी, लेकिन जब अगर वर्चुअल इमेजेस की बात करें तो अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है तो आपकी इमेज भी ऐसी ही बनेगी। सो दिस मीन्स रियल इमेज ऑलवेज आर प्रोड्यूस्ड इन इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। तो मतलब अगर आपको ये पेन है, अगर आपको स्क्रीन पे ये ऐसे दिखाई दे रहा है, मतलब वो उसकी रियल इमेज है, लेकिन अगर ये पेन ऐसे है और आपको ऐसे ही सामने दिखाई दे रहा है, सो दिस इज अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, सो दिस इज द यू कैन से इरेक्ट इमेज एंड दिस इज द इन्वर्टेड इमेज, सीधा एंड उल्टा।
Okay, right. So next is the real images are formed in front of the mirror. तो जो रियल इमेजेस है ना वो मिरर के सामने बनती हैं, लेकिन जो हमारी वर्चुअल इमेजेस हैं तो वो कहाँ बनती है, मिरर के पीछे। जैसे हमने देखा कि प्लेन मिरर हमने रखा था और हम सामने खड़े हो गए, तो हमारी इमेज कहाँ बन रही थी, इस मिरर के पीछे। सो इमेजेस आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, करेक्ट। ओके, चलो द नेक्स्ट वन इज द लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन भी आपने काफ़ी सारा सुना होगा, देखा होगा, बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। एम्बुलेंस को आते हुए देखा है कभी आपने? तो एम्बुलेंस में ना यहाँ पर जो लिखा होता है ना एम्बुलेंस, ये हमेशा कुछ ऐसा ही लिखा होता है, ठीक है। मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा और अक्षर भी उल्टे उल्टे दिखाई देंगे। लेकिन जब आप इसको अपने रियर व्यू मिरर में देखोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये रेड से आएगा, ठीक है, सेम कलर रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। तो ये आपको एम्बुलेंस ऐसे पढ़ने को आएगा। तो क्योंकि एम्बुलेंस में यूजुअली क्या होता है, दे आर इन हरी, दे हैव टू गो पिक अप समबडी, ड्रॉप देम टू द हॉस्पिटल और समथिंग लाइक दैट, दे आर इन द फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस, राइट। तो कई बार क्या होता है कि अगर मान लो आपको पढ़ा ही नहीं गया कि जो पीछे आ रही है वो एम्बुलेंस है, तो आप उसको रास्ता नहीं दोगे। तो इसलिए इस एम्बुलेंस वर्ड को उल्टा लिखा जाता है, ताकि जब आप उसको अपने, अब पीछे मुड़ के तो नहीं देखेंगे ना, ओहो क्या आ रहा है ना। हम हमेशा जब भी ड्राइव करते हैं तो हम रियर व्यू मिरर्स का यूज़ करते हैं। तो जब ये लाइट मतलब ये जो अक्षर है ये रियर व्यू मिरर पे आप देखोगे तो वो आपको सीधे दिखाई देंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि सामने से क्या आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, और आप उसको रास्ता दे दोगे। इज दैट करेक्ट? ओके, तो इसको समझने का एक और बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। वापस से जाओ मिरर के सामने और खड़े हो जाओ और क्या करो, जैसे आप हो वैसे ही दिखाई दे रहे हो। अब सिंपली क्या करना है, एक पेन लेना है और उसको अपने हाथ में पकड़ लेना है, सेम राइट हैंड में पकड़ लो, ठीक है। जब आपने ये राइट हैंड में पकड़ा है ना, तो आपको मिरर में ऐसा लगेगा जैसे आपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा है, होगा ना ऐसा। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज the lateral inversion, where the left side appears to be the right and the right side appears to be the left. ओके, तो एम्बुलेंस के केस में भी ना कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर हर एक जो लेटर है ना वो सिमेट्री नहीं होती। जैसे अगर टी है, मैं टी को ऐसे रखूँ तो मिरर के पीछे ना ये जो टी है ये मुझे ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एफ लिखा है तो मिरर के पीछे ना ये मुझे ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। वहीं पर अब और कुछ मान लेते हैं, ओ है तो ओ मुझे मिरर के पीछे ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। सो देयर आर सम लेटर्स विच आर सिमेट्रिकल, दे अपेयर टू बी सेम बिहाइंड द मिरर ऑल्सो, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर ऑल्सो। बट देयर आर सम लाइक अगर हम यहाँ पर बी लिख रहे हैं, ठीक है, तो मिरर के सामने ये हमें ऐसा दिखाई देगा। सो दैट इज द रीजन वाई वी राइट द अल्फाबेट्स लेटर्स लाइक दिस, सो दैट हमें वो क्लियरली पढ़ने को दिख जाए इन आवर रियर व्यू मिरर्स। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो पहली चीज क्या थी कि जो इमेज है वो हमेशा अपराइट होगी या इरेक्ट होगी, मतलब सीधी होगी, ओके। दूसरा, इमेज जो है वर्चुअल है, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, बट हम उनको रिट्रेस कर रहे हैं बैक और फिर वो एक पॉइंट पे मिल रही हैं, ओके। द नेक्स्ट इज इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है 5 फीट का है तो इमेज भी 5 फीट की ही बनेगी, ओके। द नेक्स्ट इज दे आर लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट दिखेगी, राइट जो है वो लेफ्ट दिखेगी। सो दैट इज द लैटरल इन्वर्जन, राइट। ओके, सो इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो जितने सामने ऑब्जेक्ट है उतने ही सामने क्या है, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर मिरर के पीछे आपको इमेज दिखाई देगी। Is that correct? So these are certain important things which might be asked in your exams, ठीक है। ओके, लैटरल इन्वर्जन के एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं। सो नाउ रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। अब होता क्या है कि कई सरफेसेस, जैसे एक पॉलिश्ड सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता है, तो वहाँ पर ना जो सरफेस है वो बिल्कुल ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो जब लाइट रेज ऐसे सरफेस पे आके इंसिडेंट होती हैं तो उन्हें ये जो इंसिडेंट बीम है ये दूसरी तरफ को पैरेलली, मतलब लाइट रेज जो है वो पैरेलल इंसिडेंट हो रही हैं और वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही हैं,
ठीक है। सो दिस इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो एक पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये जो पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेसेस होते हैं ना, ये बहुत ही एक्यूरेट या बिल्कुल ऐसा सारे सरफेसेस देखने में लगते हैं, जैसे अगर मेरे पास ये टेबल है ना, मुझे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एकदम पॉलिश्ड और स्मूथ है, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट। इट इज़ बेसिकली अ रफ सरफेस जो कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर आप इसको माइन्यूटली अंडर द माइक्रोस्कोप, अंडर सर्टेन मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स देखोगे तो ये हमें ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो इस सरफेस पे जब भी इंसिडेंट रे आएगी, तो मतलब लाइट रेज आ रही हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन अब वो कहाँ पर, कौन से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसका, उस कहाँ गिरेंगी, वो उस पर डिपेंड करेगा कि जो लाइट रे है वो कहाँ को रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो सब कैसे पता चलेगा, ये इंसिडेंट रे आई, इस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल बना दिया, अब जितना ये एंगल है उतने ही एंगल पे ये वाली रे जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। वैसे ही अब ये भी पैरेलल ही आई थी, इसके पैरेलल ही आई थी, ठीक है, इसके पैरेलल ये थी, ये इस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हुई। तो जब मैंने इसके ऊपर नॉर्मल बनाया तो वो कुछ ऐसा आया, तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जितना ये है उस पर डिपेंड करेगा कि मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर फिर से ये रे ऑफ लाइट आई, ये मैंने बना दिया इसका नॉर्मल, सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एक रफ सरफेस पे कहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है उस पर डिपेंड करता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी। और यूजुअली हमें ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये हमें इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर इसे हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बुलाते हैं, एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलती है, ओके, ऑलराइट। सो नाउ कमिंग ऑन टू द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, तो बहुत जगह यूज़ करते हैं। कहाँ पर, रोज़ सुबह स्कूल जाते हैं, तैयार होते हैं, क्रीम लगाते हैं, कॉम्ब करते हैं, रेडी होते हैं, ड्रेस चेक करते हैं ठीक है कि नहीं है। सो दिस ऑल हैपन्स इन फ्रंट ऑफ अ ड्रेसिंग मिरर एंड दैट ड्रेसिंग मिरर इज अ प्लेन मिरर, ओके। सेकेंडली, आप कभी आईसाइट चेक कराने गए हो तो वहाँ पर जो ऑप्टिशियंस यूज़ करते हैं दैट इज ऑल्सो अ प्लेन मिरर, ओके। द नेक्स्ट वन इज द बार्बर शॉप। तो बार्बर शॉप में आप बैठते हो ना, फिर देखते हो कि हेयर कट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सो दैट इज अगेन अ प्लेन मिरर। द नेक्स्ट वन इज द पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप, सोलर कुकर्स। तो इन सब में जो मिरर्स यूज होते हैं दे आर द प्लेन मिरर्स, ठीक है, रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स। द लास्ट वन इज द रियर व्यू मिरर्स। तो ये जो कार में जो ये मिरर्स होते हैं, इवन हमारे टू व्हीलर्स में जो होते हैं, ऑल ऑफ देम आर द प्लेन मिरर्स। इनको हम प्लेन मिरर्स को ही हम यहाँ पर यूज करते हैं। सो आई होप द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स इन आवर डेली लाइफ इज क्लियर टू यू. So this was all from our today's session. I hope you enjoyed it. I hope you liked it. I hope you understood all the concepts जितने भी हमने पढ़े हैं of reflection. So if you have any doubt, please ask your questions on Ask Question section. And if you are not able to understand through that mode, you can book a personalized one-on-one session with LearnerHub स्वयं. So we'll sit together और हम personally अपने सारे doubts को clear करेंगे, ठीक है? So this was all from today. So I'll see you next time. Till then you all take care and as you all know, LearnerHub मतलब free है पर best है.